वीडियो देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैं शिवम। तो साथियों, हम लोग टेट की सीरीज़ कर रहे हैं और टेट में हम लोग इन्वायरमेंट कर रहे हैं, पर्यावरण कर रहे हैं। तो अभी आज वाला पढ़ने से पहले हम लोग पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, हम लोगों ने क्या किया था। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा था, इकोसिस्टम पढ़ा था। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है उसको देखा था, और मानव द्वारा तथा प्राकृतिक जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तथा हमने जाना था कि स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं। और जो आज हम लोग करने वाले हैं उसमें हम आपको कराने वाले हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, यानी फूड चेन क्या होता है आपका, इकोटोन क्या होता है, अपघटक क्या होता है, उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है, और ऊर्जा पिरामिड कैसे कार्य करता है। लिंडेन वाला जो हम लोग करे थे इसके पहले, मैंने आपको बताया था कि लिंडेमान जो 1942 में एक नियम दिए थे, वो सब कैसे काम करता है इस वीडियो में। और हम लोग क्विज भी करेंगे। तो नए साथी जो लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। फूड चेन आपका क्या होता है, पढ़ते हैं जरा। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। और ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? जीव में यह ऊर्जा खाद्य पदार्थों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब ऐसे पदार्थ जिनके ऑक्सीकरण के पश्चात जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम भोजन कहते हैं या खाद्य कहते हैं। पौधे अपना खाद्य स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए वे स्वपोषी कहलाते हैं। जबकि जंतु खाद्य के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उन्हें हम परपोषी कहते हैं। दैट्स मीन खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का एक ऐसा क्रम है जिससे किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है, ठीक है। और ये जो आपका फूड चेन है वो हमेशा जो है ऊर्जा का प्रवाह इसमें एक दिशा में होता है, सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है। अभी हम आपको वेन डायग्राम के माध्यम से पूरा समझाएंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊर्जा का जो प्रवाह हमारा होता है वो कैसे होता है। आप देख रहे हैं कि घास है। घास क्या है? आपका उत्पादक है, यानी प्रोडक्ट है। ये अपनी प्रोडक्टिविटी जो है खुद ही बनाता है। घास कैसे बनाता है? सूर्य के प्रकाश में जो है ये अपना भोजन बनाता है घास। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आपका क्या है? टिड्डा है। टिड्डा। और ये टिड्डा क्या खाता है? घास को खाता है। इसलिए ये अपना भोजन घास के रूप में लेता है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, बने बनाए खाने को खाता है। फिर आपका द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो मेंढक है, जो ये पानी में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है। उसी तरीके से मेंढक जो है टिड्डे को खाता है, और फिर मेंढक को कौन खाता है? सांप खाता है। इसलिए तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। तो इसमें होता है उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। इस रूप में आपका खाद्य श्रृंखला होती है। घास अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उसको हम उत्पादक कहते हैं। और टिड्डा जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, ये जो है ये उपभोक्ता, इसलिए हम लोग कहते हैं उपभोग करना है, कंज्यूमर जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में, कंज्यूम करता है। ये किसी प्रोडक्ट को सेल्फ कंज्यूमिंग करता है, ये खुद नहीं अपना भोजन बनाता, इसलिए परपोषी होते हैं। मेढक हो गया, सर्फ हो गए, ये सब दूसरों के सहारे टिके हैं। मतलब अगर उत्पाद नहीं होगा फिर ये लोग खाना कैसे खाएंगे? इसका मतलब एक पर्यावरण में, एक पारिस्थितिकी में एक उत्पाद और उपभोक्ता दोनों का होना ही बहुत आवश्यक है। अगर आप सोचेंगे सिर्फ उत्पाद ही रहेगा तब भी एक पर्यावरण को जो है हम संतुलन में नहीं रख पाएंगे, क्योंकि वो कभी नष्ट नहीं होगा। सिर्फ उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, फिर जो है जब उपभोक्ता ही नहीं रहेंगे तब भी आपका एक संतुलन पर्यावरण नहीं होगा। लेकिन उत्पादक और उपभोक्ता के रहने से जो है पर्यावरण पारिस्थितिकी का संतुलन बना रहता है। तो चलिए देखते हैं आगे फिर हम लोग। हाँ, अब देखिए, जैसे मैं आपको सीधा घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि घास क्या होता है? स्वपोषी होता है। घास अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में खुद बनाता है, इसलिए वह स्वपोषी होता है। और बकरी जो है परपोषी होता है, लेकिन बकरी शाकाहारी होता है। और वहीं मनुष्य जो है ये मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी दोनों होता है। तो मनुष्य को आप जो है सर्वाहारी उपभोक्ता के रूप में कह सकते हैं। जैसे घास को बकरी खाए और बकरी को मनुष्य ने खाया। लेकिन जो लोग बकरी को नहीं खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे, ठीक है। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे बकरी जो आपका शाकाहारी, इसलिए क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता है। वहीं मनुष्य जो है अगर मांसाहारी के सीरीज में रखेंगे तो ये द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। अगर इसको सर्वाहारी में रखेंगे तो जो है ये तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाना जाएगा। तो घास का संबंध बकरी से है, बकरी का संबंध मनुष्य से है। घास स्वयं अपना भोजन बनाता है, वहीं बकरी घास को खाता है, और मनुष्य जो है बकरी को खाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर सीधे शब्दों में हम कहें कि खाद्य श्रृंखला जो आपकी होती है, फूड चेन जो आपका होता है,
फूड चेन, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे FC। खाद्य श्रृंखला जो है विभिन्न जीवों का वह क्रम होता है जिसके द्वारा एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह मैंने आपको बताया कि सिर्फ क्या होता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे घास का इस दिशा में चल रहा है, फिर बकरी के आगे फिर इसी दिशा में मनुष्य का चलेगा, और फिर इसी आगे शेर का चलेगा। मनुष्य को शेर भी खा सकता है क्योंकि शेर जो है सर्वाहारी है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आ जाती है कि हमारा उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। हम तीनों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि हमारा उत्पादक क्या होता है, उपभोक्ता क्या होता है और अपघटक क्या होता है। अपघटक को अंग्रेजी में कहते हैं डिकम्पोज, यानी जो है मृतक भक्षी, अपघटन करता। आपका पिछली बार टेट में यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो उत्पादक होता है जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम उत्पादक कहते हैं। और वहीं उपभोक्ता क्या होते हैं, वो जीव जंतु जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे मनुष्य और जानवर। अब उपभोक्ता में भी दो प्रकार, उपभोक्ता में दो या दो से ज़्यादा प्रकार हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर, और तृतीयक थर्ड कंज्यूमर, और आपका होता है एक सर्वाहारी, जो मतलब जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को भी खा सके, वो होता है सर्वाहारी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं। उत्पादक ऐसे पौधों को कहा जाता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वहीं उपभोक्ता जो होते हैं आपके, वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, इनको हम परपोषी कहते हैं। और उपभोक्ता भी आपके चार प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और आपका सर्वाहारी होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में जैसे टिड्डी, बकरी, हिरण और गाय जो कि शाकाहारी होते हैं। वहीं द्वितीयक उपभोक्ता में जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी, ये आपके मांसाहारी होते हैं। और तृतीयक उपभोक्ता में आपके आते हैं वे उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खा सकते हैं, या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं। जैसे कौन? शेर हो गया आपका, शेर हिरण को खाता है जैसे, और लोमड़ी को शेर खाता है, तो दोनों को खा रहा है। यानी प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खा रहा है? शेर। इसलिए शेर आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, और सांप भी आपका तृतीयक उपभोक्ता होता है। फिर सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी ये उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य, बिल्ली, कौवा, मोर आदि, ये जो है सर्वाहारी होते हैं। अब देखते हैं अपघटक क्या होता है, डीकम्पोज, या अपघटनकर्ता क्या होते हैं, मृतक भक्षी। ये मृत जीव जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं अपघटक लोग, और मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंगस, यानी जीवाणु और कवक। अगर आपके अपघटक नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पारितंत्र में अपघटक का होता है। अपघटक का कार्य क्या होता है दोस्तों, कि जैसे उत्पादक घास, जैसे उत्पादक घास बनी, घास को जो खरगोश खाया, खरगोश को शेर खाया, और शेर फिर जब मर जाएगा या तो क्या होता है, उस मिट्टी में उसको मिलाना जो है वो अपघटक का कार्य होता है, मृतक भक्षी का कार्य होता है। ये जो है फिर से उसको मिट्टी में मिला देगी, और पुनः जो है नए चक्रण के रूप में नए पेड़ पौधे उसी से उगेंगे, और फिर जो है प्रकृति का चक्रीय संचालन शुरू हो जाएगा। चलिए, तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये आपका यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में घटकों का सही क्रम क्या होगा? तो मैंने आपको पढ़ाया था अभी ऊपर कि घास को क्या खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? मेढक। और मेढक को कौन खाता है? सर्प खाता है, यानी स्नेक खाते हैं। तो ये क्वेश्चन पिछली बार 2018 के यूपी टेट में आया हुआ है, तो इसका जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दूसरा देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आपको बताना कि जो मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से बताया था कि आहार श्रृंखला का निर्माण, जब मैंने आपको बकरी, मनुष्य और घास के संबंध बताए थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घास को बकरी खाता है और बकरी को मनुष्य खाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये सारे क्वेश्चन आपको टेट में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवी संगठक नहीं है, यानी जैविक संगठक आपको नहीं है। इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कराया था जैविक संगठन और जैविक और मानवीकृत क्या होता है। तो आपका इसमें से वायु जो है जैविक संगठक नहीं है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, बाकी वनस्पति, जानवर और बैक्टीरिया इसमें जान होती हैं, तो इसलिए जैविक संगठक हो गई। और वायु, मिट्टी ये आपके जो है अजैविक घटक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, मानव कैसा उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में? तो मानव प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों है। इसका मतलब दैट्स मीन जो व्यक्ति सिर्फ शाकाहारी है, यानी फल सब्जियों को सिर्फ खाता है, वो सब्जी को खाता है, वो प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होता है। और वहीं जो व्यक्ति मीट, मछली, बकरी, खसी आदि को खाता है, वह जो है सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। तो इसलिए जो मानव होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आ गया कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आता है। प्रथम पोषक स्तर क्या होता है? मतलब जो पौधे होते हैं या घास होती है, आपके हरित पादप होते हैं, वो प्रथम पोषक स्तर में आते हैं, यानी उत्पादक होते हैं ये। बाकी तो आपके जो जंतु होते हैं, मांसाहारी जंतु, सर्वाभक्षी, ये तो जो है उपभोक्ता हो गए। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि पोषक स्तर पर जो पोषक तैयार करता हो, तो पौधे जो है ये भोजन पहले तैयार करते हैं। जैसे मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य दाल खाता है। दाल कहाँ से होता है? अरहर से। अरहर कैसे प्राप्त होता है? अरहर एक उत्पादक है और मनुष्य क्या है? उपभोक्ता है। तो अरहर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है, और जिसके बाद अरहर जब तैयार हो जाती है फिर मनुष्य उसको खा लेता है। तो इसका मतलब प्राथमिक उपभोक्ता हो जाता है वहां पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जैसे बकरी है, ठीक है, बकरी क्या खाती है? बकरी खाती है ग्रास या बकरी घास खाती है। तो अगर मनुष्य बकरी को खा लेता है तब वहां पे मनुष्य क्या हो जाता है? द्वितीयक उपभोक्ता हो जाता है। अगर मनुष्य जो है साग सब्जी को खाता है तो वहां पर प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगर मनुष्य मीट मछली को खाता है तो वहां पे मनुष्य सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हमारा आ गया ऊर्जा का प्रवाह, कि जो है ऊर्जा का हमारा प्रवाह किस रूप में होता है। ये आपका हेडिंग है ऊर्जा का प्रवाह। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य है। अगर सूर्य नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? और जो पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो किसी भी उपभोक्ता का जीवित रहना यह संभव नहीं है। इसलिए ऊर्जा के प्रवाह में प्राथमिक स्रोत आपका सूर्य है। इतनी बात समझ में आई। फिर और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र, या इसको आप कह सकते हैं दैट्स मीन इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। कैसे होता है? एक दिशा में। जैसे मान लीजिए यहां आपका सूर्य का प्रकाश यहां से आया, ठीक, पौधों में उत्पाद ये लोग अपना तैयार किए। इसके बाद क्या होगा? फिर इसको शाकाहारी खाएगा, फिर इसके बाद शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी खाएगा, फिर इसके बाद मांसाहारी के बाद ऊपर सर्वाहारी खाएगा। तो इस तरीके से सूर्य के प्रकाश में जो है उत्पादक अपना भोजन बनाएंगे, उत्पादक के बाद उपभोक्ता उसको खाएगा, वो प्राइमरी उपभोक्ता होगा, और जो इसके बाद वाला खाएगा वो द्वितीयक उपभोक्ता, और इसके बाद वाला जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता, यानी जो है शीर्ष मांसाहारी कहलाएगा। ये ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है। मतलब आप देख रहे हैं इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ये बात हो रही है स्थल मंडल की। वहीं अगर हम जल मंडल की बात करेंगे तो यहां पर इसका उल्टा हो जाता है। तो प्रवाह जो है ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये तालाब में होता है। अभी मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो हमने देख लिया कि ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है। ऊर्जा का प्रवाह का जो मुख्य स्रोत होता है, प्राथमिक स्रोत होता है, वह होता है सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो फिर भोजन जो है प्राथमिक उत्पादक बना नहीं पाएंगे और फिर उपभोक्ता लोग खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए परितंत्र का संचालन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी बात है कि ऊर्जा के प्रवाह में प्राथमिक स्रोत सूर्य का होना बहुत आवश्यक है। और हमने बताया कि ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की ओर होता है। मतलब जो है अजैविक संगठक से ऐसे चलेगा, नीचे अजैविक होगा, इसके बाद फिर जो है जैविक की ओर एक दिशा में चलता रहेगा ऊर्जा का प्रवाह। अभी मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि लिंडेमैन ने 1942 में, इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडेमान। लिंडेमान ने एक नियम दिया था। उस नियम को लिंडेमान का 10% के नियम से जाना जाता है। उसको क्या जाना जाता है? 10% लॉ, 10% नियम। किसने दिया था? लिंडेमान ने। कब दिया था? 1942 में।
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लीजिए आप लोग, क्योंकि लिंडेमान का 10% नियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पिछली एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आपको ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग हैशटैग कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा में होता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? इसका प्राथमिक स्रोत सूर्य का ऊर्जा होता है। बस इतनी बात हम लोग को पता चल गई है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं पोषण स्तर। जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो ऊर्जा का प्रवाह के बाद पोषण स्तर आता है। पोषण स्तर कैसे होता है आपका, मैं आपको बताता हूं। अभी हम लोगों ने देखा था कि ऊपर क्या क्या हमारा होता है, उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है और अपघटक होता है। ठीक इसी प्रकार से आपका पोषण स्तर में जो है इकोसिस्टम में आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं। कैसे, कौन कौन से होते हैं? पोषण स्तर 1 होता है जिसमें स्वपोषित जीव और प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक आते हैं। वहीं पोषण स्तर 2 होता है, उसमें प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और पोषण स्तर 3 में द्वितीयक उपभोक्ता, और पोषण स्तर 4 में सर्वाहारी या फिर अंतिम उपभोक्ता, जो कि एकदम अंतिम तृतीयक उपभोक्ता के नाम से जाने जाते हैं। तो ये जो है मुख्यतः 4 पोषण स्तर होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम में क्या होता है, हमारा उत्पादक होता है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कभी, उत्पादक हमेशा स्वपोषित होगा क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन स्वयं बनाता है। और जो उपभोक्ता होता है, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता या फिर सर्वाहारी, इसको आप कह सकते हैं। ये जो है पोषण स्तर के क्रम है। ये जो है पोषण स्तर 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, दैट्स मीन सर्वाहारी या फिर अंतिम उपभोक्ता के नाम से आप कह सकते हैं। और उसी में एक अपघटक जो होता है, मैंने आपको बताया डिकम्पोजर्स, अपघटक या मृतक भक्षी जो होते हैं, अपघटनकर्ता, वो लोग क्या करते हैं कि जो जितनी भी जो है जीव जंतु, मनुष्य या फिर जब भी कोई ऐसी सड़न गलन वाली स्थिति हो जाती है, जैसे कोई बनाना, आप मान लीजिए बनाना हो, केला हो, वो सड़ जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, उसका जो है अपघटन मृतक भक्षी जो है उसका जो है अपघटन कर देते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं, ताकि फिर से नए जीव, नए पौधों का जन्म हो सके, जिससे पृथ्वी का जो सर्किल है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये चलती रहे, ये कभी समाप्त ना हो। और ऊर्जा के प्रवाह में आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर ऊर्जा का प्रवाह जो आपका, मैं फिगर के माध्यम से बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए उत्पाद है, ठीक है, चलिए दूसरे पेज में आपको बताता हूँ, दूसरे यहाँ, हाँ, अब ठीक, अब देखिए, जैसे ऊर्जा का प्रवाह मैं आपको बता रहा हूँ जो एक दिशा के रूप में होता है, इसका प्राथमिक जो स्रोत है वो सूर्य होता है। कैसे होता है एक दिशा में? लिंडमैन ने क्या नियम दिया था, जरा उसको हम लोग समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था कि जब, जैसे ये उत्पादक हो गया, यहां से जब हमारा ऊर्जा जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में, तो कितना जाएगा? जैसे ये मान लीजिए 100%, 100% है। इसके बाद हमारा जब प्राथमिक उपभोक्ता में ऊर्जा हमारा जाएगा तो सिर्फ 10% जाएगा। कितना जाएगा? 10% जाएगा। तो 90% ऊर्जा की हानि हो जाती है। ठीक, इसके बाद जब ये प्राथमिक उपभोक्ता से जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता में, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 10%, सिर्फ इसका 10% जाएगा, तो 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद जब द्वितीयक उपभोक्ता से हमारा जाएगा तृतीयक उपभोक्ता में, तो 0.1 हो जाएगा। 1 का 10% कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा उत्पादक था, यानी हरे पौधे जो थे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाए, और 100% से ये जो है 10% किसको मिला? यानी घास को। जो घास को एनर्जी मिला वो कितना मिला? 10%। वहीं फिर घास से जो ऊर्जा मिली, घास को कौन खाता है? घास को टिड्डा खाता है, तो इसको मिला 1, 10 का 10% 1 हो गया। और फिर टिड्डा को कौन खाता है? मेढक खाता है, फिर इसका 0.1 हो गया है। तो इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह जो होता है, वो जो लिंडेमान ने 10% का नियम दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित को ग्रहण कर सकते हैं, बाकी जो ऊर्जा जो है उसका ह्रास होता है। तो सब में जो है -90% का ऊर्जा जो है ह्रास हो रहा है, सिर्फ 10% ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी। तो ये लिंडेमान का नियम था। हाँ, अब बात आई पिरामिड की। तो पिरामिड क्या होता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों में प्रति कई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्र निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहा जाता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड सीधा होता है, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि कैसे होगा, सीधा होगा स्थल में। लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे तालाब में जीवभार का पिरामिड उल्टा हो जाता है, अर्थात इन्वर्टेड हो जाता है। अब मैं इसका भी आपको फिगर के माध्यम से आपको पिरामिड बना रहा हूं। जैसे हमारा
स्थल में क्या होता था, पिरामिड ऐसे बनता था। और बड़ा बनाते हैं। ये हमारा जो है स्थल में बनता था, स्थलीय पिरामिड है। कौन सा पिरामिड है, स्थलीय है। अब हम जली की बात करते हैं, हमारा जली कैसे बनेगा। हमारा जो है जली पिरामिड इस तरीके से बनता है। तो ये जो है आपका जली पिरामिड है। इसमें हमारा कैसे होता था कि ऊर्जा का जो, जैसे यहाँ उत्पादक होता था, इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता था, फिर द्वितीयक उपभोक्ता होता था, फिर तृतीयक उपभोक्ता। यानी जो हमारा चलता था ऊर्जा का प्रवाह इस दिशा में चलता था स्थल में, लेकिन वहीं अगर पिरामिड की बात करेंगे जल में, तो हमारा ऊर्जा का प्रवाह इस दिशा में आएगा, जली व्यवस्था में। तो जैसे हमारा यहाँ उत्पादक होता था, इसका 10% यहाँ गया उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में, फिर इसके बाद द्वितीय उपभोक्ता में उसका 10% गया, फिर उसके बाद उसका माइनस, ऐसे ऐसे मतलब करके जो है सबका 10-10% जाता रहेगा। और वो जली में इसका जो है उल्टा हो जाता है। जैसे ऊपर हो जाएंगी बड़ी मछलियाँ, इसके बाद छोटी मछलियाँ, फिर क्रस्टेशियस, फिर जो सबसे ज़्यादा उत्पादकता होती है जैसे प्लैंकटन्स, समुद्री जो मछलियाँ होती हैं। तो इस तरीके से जली तालाब आपका जो जली पारिस्थितिकी तंत्र है, जैसे तालाब है, ये आपका पिरामिड उल्टा बन जाता है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लेता है, कौन सा जली तंत्र, मतलब कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऐसा पिरामिड जो उल्टा बनता है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपका, तैयार हो जाइए आप लोग। टेट की तैयारी अगर आपको करना है तो आपको टाइम देके पढ़ना पड़ेगा। मतलब जो 30 से 35 से 40 मिनट का जो वीडियो बन रहा है आप लोग के लिए, इतना टाइम जो लिया जा रहा है, तो लेकिन अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हैं। फिर हम लोग उसी से रिलेट करके क्वेश्चन भी तो पढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ से ट्यूटोरियल भी हो रहा है, हम थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो हर तरीके का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि 10% का नियम यानी 10% लॉ किस वैज्ञानिक ने दिया है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ठीक है, इसको दिया था लिंडेमान ने। कब दिया था, 1942 में। अब 10% का नियम हमारा क्या कहता है, वो कहता है कि ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ठीक है, पक्षियों का एक गलत हो जाएगा, पानी का एक जोन से गलत हो जाएगा, उष्मा का एक गलत हो जाएगा। तो हमारा जो फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, वो होता है सूर्य का प्रकाश। और ये अजैविक प्रणाली से लेकर जैविक प्रणाली की ओर कार्य करती है। मैंने आपको जैसे बना के जो बताया था कि ऊर्जा का प्रवाह हमारा पिरामिड स्थली में यही होता है, और इसी में 10% का नियम लिंडेमान ने बताया था। इसी नियम को 10% का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा कि ऊर्जा का जो फूड है या खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचाना ही आपका 10% का नियम है। और प्रत्येक जो है पोषण स्तर में सिर्फ 10% ऊर्जा मिल पाती है, बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का, अभी मैंने आपको बताया था ऊर्जा के प्रवाह में आपका प्राथमिक स्रोत क्या था, वो था सन या फिर सूर्य या फिर सोलर एनर्जी। मैंने आपको बताया था कि जो है सूर्य आपका प्राथमिक स्रोत है, किसमें, इकोसिस्टम में। आगे देखते हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में जाकर क्या होती है। अभी मैंने बताया था ऐसे आपको कि जैसे उत्पादक है उसकी ऊर्जा 100% है, फिर वो प्राथमिक उपभोक्ता में जब भेजता है तो सिर्फ 10% ही दे पाता है, यानी 10 हो जाता है। इसके बाद जब द्वितीय के उपभोक्ता में जाता है फिर 10% का 1 हो जाता है, फिर तृतीय में जाते जाते बहुत 0.1 हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ 100 था पहले, तो ये क्या हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा माइनस हो रहा है, यानी घट रहा है। तो क्या होगा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाने में ऊर्जा हमारी घटती है और 90% का ह्रास होता है। ये नियम किसने दिया था, ये नियम सन 1942 में वैज्ञानिक लिंडेमान ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर कहां से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन 2018 के यूपी टेट में आया था। ठीक है दोस्तों, कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर तो सबसे ज्यादा होता है सर्वाहारी को। अब सर्वाहारी कौन होता है, अब जैसे यहां देख रहे होंगे शाकाहारी जो होते हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, हरे सब्जियों को खाते हैं या फिर घास फूस खाते हैं, तो इसलिए शाकाहारी हो गए। मांसाहारी कौन होता है, जो सिर्फ मांस को खाता है, वह मांसाहारी हो जाता है। लेकिन सर्वाहारी जो होता है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाता है, इसलिए इसकी पोषण जो स्तर होता है वह उच्चतम होता है। इसका मतलब वह शाकाहारी वाला भी ले लेता है 10% और मांसाहारी वाला भी ले लेता है 10%, तो इसका जो है सबसे ज्यादा हो जाता है सर्वाहारी का। तो हम समझ पा रहे हैं जैसा इस क्वेश्चन के माध्यम से कि इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा उच्चतम पोषण स्तर पर कौन, सबसे ज्यादा उच्चतम पोषण स्तर किसका होता है, वो होता है सर्वाहारी का, ओमनीवोरस का। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ गया अभी जो हमने किया था कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र या किस इको सिस्टम में उलट जाता है। हमने बताया था कि जब स्थल होता है
तो स्थल में क्या होता है, हमारा पिरामिड सीधा बनता है, एक दिशी होता है। लेकिन वही जब जल में आ जाएगा, तालाब में आ जाएगा, तो इसका पिरामिड ऐसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा। तो किसमें हो जाएगा, जल में। ऑप्शन कहीं दिख रहा है तालाब, हाँ तालाब, ये ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो जीव भार का पिरामिड जो है किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, तालाब में। वही बात करेंगे वन में या घास स्थल में या शुष्क में, तो ये स्थल पे पाए जाते हैं, तो स्थल वाला हमारा जो है एक दिशी और सीधा बनता है। ठीक है, जिसमें हमने वही आपको बताया कि लिंडेमान ने जो नियम दिया था 10% लॉ, और ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो 10% ही हो पाता है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पर्यावरण संबंधी जो प्रमुख आंदोलन हुए हैं, आंदोलन कौन कौन से हुए हैं, कौन से उसमें नेता रहे हैं, और ये आंदोलन कब हुआ है, क्योंकि परीक्षा में आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो मैं आपको प्रमुख आंदोलन में जैसे बता रहा हूं कि जैसे पहला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1974 में, 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो है वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी और पेड़ों को नहीं काटने दिया था, इसीलिए इसका नाम चिपको आंदोलन था। और इसकी शुरुआत सर्वप्रथम अगर बात कही जाएगी दोस्तों पूरे भारत में, तो 300 वर्ष पहले जो है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में राजस्थान के खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए खेजड़ी नामक गांव में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करते हुए अमृता देवी के नेतृत्व में राजस्थान में पहली बार यह हुआ था। वहीं बात करेंगे कि 1974 में, 26 मार्च को 1974 में यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। और फिर हम बात करेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है दोस्तों, ये जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बचाने के लिए बाबा आमटे और मेधा पाटिकर ने इस आंदोलन के नेतृत्व किया था, इसीलिए इसका नाम नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया था। ये बहुउद्देशीय और बाढ़ परियोजनाओं को रोकने के लिए, यानी डैम नहीं बनाने, जैसे नर्मदा नदी पे आपका बना हुआ है कौन सा, सरदार सरोवर डैम, जहां पे ही भारत विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल 182 मीटर की मूर्ति है, उसी के बगल में बना हुआ आपका सरदार सरोवर डैम, जो कि बना है नर्मदा नदी पर। और इसी डैमों का विरोध करने के लिए जो है 1989 में नर्मदा आंदोलन चलाया गया था, और इसके नेतृत्व किए थे बाबा आमटे और मेधा पाटिकर। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं को रोकने के लिए ये चलाया गया था। इसके बाद हमारा जो है अगला वाला वो है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन की शुरुआत 1983 में हुई थी। कब हुई थी, 1983 में हुई थी। और इस आंदोलन के नेता थे पांडुरंग हेगड़े, और यह दक्षिण भारत का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। इस आंदोलन में कर्नाटक, यह आंदोलन जो है कर्नाटक से प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत का यह जो है पर्यावरण आंदोलन था, कौन सा, एपिको आंदोलन। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे पांडुरंग हेगड़े। ये जैसे आपका चिपको आंदोलन हुआ था कि पेड़ को जो है लोग चिपक जाते थे, काटने नहीं देते थे, उसी तरीके से एपिको आंदोलन भी उसी के आधार पर कर्नाटक में दक्षिण भारत में पहली बार शुरू किया गया था 1983 में। किसके नेतृत्व में, पांडुरंग हेगड़े के। और चिपको आंदोलन जो है सुंदर बहुगुणा इनके नेतृत्व में भी भारत में उत्तराखंड में हुआ था। तो ये प्रमुख आंदोलन थे। चलिए इसी से रिलेट करके क्वेश्चन अब पढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको बताना है कि बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से, नहीं, तीनों गलत है। क्या सही हो जाएगा, पादप संरक्षण से। पौधों को बचाने के लिए पेड़ से वो लोग चिपक गए थे। चिपको आंदोलन कहां शुरू हुआ था, उत्तराखंड से 1974 में। और उसका नेतृत्व गौरी ने किया था, या फिर 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था उत्तराखंड से। चलिए हम बात करते हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि एपिको आंदोलन कहां से हुई थी, तो आप कहेंगे कर्नाटक से। वहीं हम आपसे पूछेंगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कहां से हुई थी, तो आप कहेंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को बचाने के लिए मेधा पाटिकर और बाबा आमटे ने इसका शुरुआत किया था 1989 में। चलिए अब इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आ गए इस चैप्टर से, कि आपका जैसे दिख रहा होगा एक साइड समुदाय है या वृक्ष अलग अलग टाइप के हैं, और दूसरे टाइप इधर आपको ए कम्युनिटी दिख रहा होगा, इधर आपको बी कम्युनिटी दिख रहा है, मतलब ए समुदाय और बी समुदाय, दो समुदाय हो गए। इधर आपको जंगल दिख रहा है, इधर आपको घास का मैदान दिख रहा है। तो जब जंगल के इस साइड वाला और इधर जो है जंगल आपका फैला हुआ है यहां तक आया हुआ, ठीक, और आपका जो घास का स्थल है यहां तक फैला हुआ है। तो जब दोनों के बीच का जो स्थान होगा वो आपका कहलाएगा इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है कि जो जंगल के किनारे एकदम आखिरी छोर पे और जो घास के किनारे आखिरी छोर की जो प्रजातियां होंगी वो दोनों प्रजातियां मिल जाएंगी, इसी को हम लोग कहते हैं इकोटोन। ठीक है, जब जंगल और घास के जो स्थल है ये दोनों आपस में मिल जाएंगे एकदम किनारे, इधर का किनारे और इधर का किनारे,
जब दोनों मिल जाएंगे तो इसे को हम कहते हैं इकोटोन। इससे भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जैसे आया था, कुछ अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया था। अब वो देख लेते हैं कौन कौन से अधिनियम भारत सरकार द्वारा लाया गया था। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण है सुधार के लिए वर्ष 1986 में लागू किया गया था, जिसको हम लोग क्या जानते हैं, छाता विधान के रूप में जानते हैं। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसी वीडियो के कि छाता विधान आपका कौन सा विधान होता है, वो होता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये किस लिए लाया गया था सरकार द्वारा, क्योंकि 1984 में 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भारत सरकार की आंखें खुल गई थी। उसमें 20,000 लोग मारे गए थे। इसी के बाद भारत सरकार 1986 में आर्टिकल 253 संविधान के आर्टिकल 253 के तहत जो है संविधान के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको छाता विधान के रूप में कहते हैं, 1986 में पारित हुआ था। इसके बाद जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। तो एक बार हम फिर रिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, इसको नए नोट पैड में लिखेंगे कि हम पूछेंगे आपसे कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। वहीं हम बात करेंगे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो यह आया था 1972 में आया था। वहीं हम बात कर लेते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो यह आपका 1986 में आया था। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तीनों, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, जिसको छाता विधान के रूप में जाने जाते हैं। तो 1972 में क्या आया था, वन्य जीव संरक्षण। 1980 में क्या आया था कि वन संरक्षण यानी जंगलों को बचाना है। और 1986 में क्या आया था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पूरे पर्यावरण को हमें रक्षा करना है, जिसको हम लोग छाता विधान के रूप में जानते हैं। चलिए अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं। जैसे पर्यावरण को क्या, वृक्ष में कौन से पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है, इसमें आपको उसका दुश्मन बताना है, कौन है उसका शत्रु, कौन है, यूकेलिप्टस। ठीक है, नीम ऑक्सीजन देता है, पीपल भी ऑक्सीजन, बबूल भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन जो है यूकेलिप्टस जो है ये हमारा क्या करता है, जल जो हमारे जैसे जल है उसकी जो लेवल, ग्राउंड लेवल की जल को कम कर देता है। इसलिए जो है लिप्टस बहुत ही हानिकारक होता है। यूकेलिप्टस जो है ज़्यादातर आपको देखने के ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लिप्टस की खेती होती है, क्योंकि वहाँ समुद्र होते हैं ज़्यादा। भारत में ऐसे आम लोग जो है लिप्टस की खेती इसलिए करते हैं क्योंकि वो बिजनेस करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं। इसीलिए जो है यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण का शत्रु क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसकी जो अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण यह पर्यावरण के शत्रु के रूप, ये जल जो है बहुत ज़्यादा सोखता है। अगर कहीं लगाएंगे तो आप ग्राउंड लेवल का पूरा पानी ही सोख जाएगा। इसलिए जो है नदियों के किनारे लोग लगाते हैं यूकेलिप्टस। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने आपको कराया था कि दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र क्या कहलाता है। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया था, क्या बताया था कि ए और बी जैसे दो समुदाय हैं और उनके बीच का जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इकोटोन कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यानी सर्वाधिक जो अस्थायी आपका है इकोसिस्टम कौन सा है, तो सबसे ज्यादा अस्थायी वो महासागर है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो जल की बूंदों में भी हो सकता है, लेकिन जल की बूंद समाप्त हो सकती है, ये जलवाष्प बन के उड़ सकती, लेकिन महासागर इतना बड़ा होता है तो इसलिए अस्थायी होता है। अगर बारिश नहीं भी होगी तब भी ये टिका रहेगा, क्योंकि इसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है, और बारिश होगी भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये तो रहेगा ही। तो इसलिए महासागर एक सबसे बड़ा अस्थायी जो परमानेंट सेटल्ड जो इकोसिस्टम है, कौन सा, महासागर। तो आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अब जो बच्चे कुछ चीजें रह गई हैं मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से करा रहा हूं। जैसे मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस बता रहा हूं। जैसे इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वीडियो के अंतिम में बताऊंगा, लेकिन मैं भूल गया था, तो आज मैं बता रहा हूं कि कुछ महत्वपूर्ण दिवस, पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे, और मैं आपको ट्रिक में बताऊंगा। ठीक है, 22 22 और 22, इसको लिखते हैं एम, इसको लिखते हैं ए, और इसको लिखते हैं एम। तो 22 एम का मतलब हो गया मैम, आप देख रहे हैं ना, मैम। तो एम ए एम का मतलब क्या होता है, मैम होता है। इसका मतलब होता है मार्च, अप्रैल और मई, तो मैम। अगर आप इसको उल्टा भी करेंगे तभी मार्च, अप्रैल, मई, एक सीरीज पहले मार्च से शुरू होता है, फिर हमारा अप्रैल आता है और फिर मई आता है। तो इसलिए 22 मार्च को हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व जल दिवस। और 22 अप्रैल को देखिए आप, इसमें पा लगा हुआ है, अप्रैल में हमारा पा आता है, तो इसलिए हम 22 अप्रैल को मनाएंगे पृथ्वी दिवस। ठीक है,
कभी कंफ्यूज मत होइएगा जल दिवस और पृथ्वी, क्योंकि जल में पा नहीं आता है तो हमारा पृथ्वी में पा आता है, इसलिए 22 अप्रैल को हम अप्रैल में भी पा आ रहा है और पृथ्वी में पा आ रहा है, तो 22 अप्रैल को हम लोग पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं और 22 मई को हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम लोग जैव विविधता वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मैम का मतलब हो गया 22, 22 और 22, इसका मतलब हो गया 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस और 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए और कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस, ये कब मनाया जाता है? 5 जून को। कब से मनाया जाता है? 1974 से। मैं आपको बता दूं 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार जो है विश्व पर्यावरण को लेकर समझौता हुआ था। उसके बाद 5 जून 1974 से लगातार हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पिछली बार टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2018 में आपका क्वेश्चन आया था टेट के लिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस की जो 2020 की थीम क्या थी, आपको कमेंट करके बताना है। और इंपॉर्टेंट दिवस जैसे क्या हो सकता है आपका, जैसे विश्व प्रकृति दिवस, विश्व वर्ल्ड नेचर डे, विश्व प्रकृति दिवस जो मनाया जाता है 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वहीं बात करेंगे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो आपका पारित हुआ था 1986 में, तो उसका जो तिथि है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग पर्यावरण से संबंधित कुछ सप्ताह के बारे में जान लेते हैं। जैसे वन महोत्सव को मनाया जाता है, वन महोत्सव आपको मनाया जाता है फरवरी एवं जुलाई के प्रथम सप्ताह में। वहीं बात करेंगे वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना कौन सा होता है, वो होता है 19 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक। 19 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक क्या होता है? राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा होगा अभी शुरुआत में, क्योंकि चैप्टर आपके बहुत बड़े बड़े हैं और क्वेश्चन सब यहीं से आते हैं। मैं आपको बता दूं जो इसके पहले जो क्वेश्चन आए थे, मैं आपको बता दे रहा हूं। 2018 में जो क्वेश्चन आए हैं टेट के, साथ साथ हम ये भी करते चलते हैं, चलिए ठीक है। हाँ चलिए हम कोई पीडीएफ सादा खोलते हैं, सादा पेज, और देखते हैं 2018 के हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं कि टेट में जो है इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, और इस चैप्टर से 2018 में कौन से क्वेश्चन आए, 2017 में कौन से क्वेश्चन आए, हम आपको ये भी बताएंगे। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना महत्वपूर्ण हमारा ये चैप्टर है। 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे और 2017 में भी इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कौन से क्वेश्चन आए थे 2018 में। जैसे 2018 में पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सबको पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा ही क्वेश्चन आया था कि अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, तो मैंने बताया था कि अपशिष्ट जो उत्पादों को खाते हैं उसे हम लोग मृतक भक्षी यानी डिकम्पोजर कहते हैं या अपघटनकर्ता कहते हैं, आपको पढ़ाया था, ये भी क्वेश्चन आया था। फिर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है, उत्पाद होता है, फिर उपभोक्ता होता है, इसके बाद अपघटक होता है, तो ये जो सीरीज आपका सही हो जाएगा। तो ये 2018 में 3 क्वेश्चन आए थे। अब बात करते हैं 2017 में कौन से क्वेश्चन आए थे, 2017 वाला, ठीक है। अब तो मैं अभी इसके पहले 2018 वाला देखे, अब 17 वाला देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है। आपको बताना था कि जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो कवक उसमें ऑप्शन हो जाएगा। कवक में, कवक जो कि जैविक घटक होता है, उसमें ऑप्शन था प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस, कवक, तो कवक आपका जैविक घटक है, तो ये अजैविक नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन 2017 में इसी चैप्टर से आया था कि घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है, तो ऑप्शन में सर्वाहारी नहीं था, इसलिए वहां पे मांसाहारी हो जाएगा। अभी मैंने आपको जो ऊपर क्वेश्चन कराया था उसमें ऑप्शन में सर्वाहारी था, इसलिए वहां सर्वाहारी, अगर ऑप्शन में सर्वाहारी नहीं है तब आपका उत्तर हो जाएगा मांसाहारी, ठीक है। इसके बाद 2017 में यूपी टेट में इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है, इसी की उपलब्धता में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता उसको खाता है, फिर जो है द्वितीयक उपभोक्ता खाता है, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता कहता है। अब फिर अगर हम देखें 2016 में इसी से क्या क्वेश्चन आए थे, इसी चैप्टर से, मैं आपको सारा जो है इसी चैप्टर से बता रहा हूं। 2016 में भी हमारे इस चैप्टर से 2016 में हमारे इस चैप्टर से जो है 4+4 क्वेश्चन आए थे।
2016 में हमारा टेट जो एक बार दिसंबर में हुआ था वहाँ भी 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आया था, और 2016 में एक बार फरवरी में हुआ था वहाँ भी क्वेश्चन आए थे। क्या क्वेश्चन आए थे अब उसको भी देख लेते हैं। जैसे आया था क्वेश्चन कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। अभी फिर वही बात आ गई कि ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन आया था कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होता है, शाकाहारी कौन होता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका शाकाहारी होता है। मैंने आपको बताया था कि शाकाहारी कौन सा होता है, प्राथमिक, जो कि घास खाता है या फिर सब्जी खाता है, जिसमें मनुष्य भी होता है। इसके बाद क्वेश्चन आया था कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इसी चैप्टर से क्वेश्चन आया था कि इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है, तो इकोसिस्टम का सही परिभाषा आपको बताना था, तो उसके ऑप्शन था जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये सही हो जाएगा। आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, चिपको आंदोलन जो है इसके प्रणेता कौन थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता आपको बताना था, सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके वो हो जाएंगे उत्तराखंड से 1973 में। ये तो ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत आ रहे हैं, तो आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे श्रम को जायज़ जाने दीजिए और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करते हैं कि इस बार टेट में आप लोग अच्छे नंबर लेके आएंगे और एक शिक्षक का पोस्ट आपके लिए खाली रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।